हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। आज अपन ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए एक एग्जांपल से अपन काम शुरू करते हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये किस काम आता है? It is used to add two vectors graphically। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि एक पर्सन, एक बंदा इस प्रकार से इसका ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है, उसके बाद वो फिर ऐसे जाता है, तो ये उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। अब आपसे पूछा कि बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भाई देखो, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ इसकी ये फाइनल पोजीशन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इतना शिफ्ट हो गया, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुँच गया। किसी भी रास्ते पहुँचाओ, डिस्प्लेसमेंट इज ए point function. It depends only on initial and final position. It is not a path function. It does not depend on the path taken. Displacement is a point function. Point means these 2 points, initial and final positions. तो ये जो है उसका नेट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का सम है, वेक्टर सम है। अब वो कैसे भी मूव कर सकता है, ऐसे मूव करा हुआ। एक डिस्प्लेसमेंट ये है, एक डिस्प्लेसमेंट ये है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर को हम ग्राफ पेपर पे स्केल चूज़ करके एरो से उनकी मैग्नीट्यूड तथा प्रॉपर डायरेक्शन में उनको अपन इस प्रकार मार्क करें कि सेकंड वाले का टेल फर्स्ट वाले के हेड पर आए, तो थर्ड साइड जो होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दैट इज हेड ओवर हेड, विल रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द वेक्टर सम ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ टू वेक्टर्स टू बी एडेड are represented in magnitude and direction by two successive sides of a triangle taken in order, that is tail of next on head of previous, then last third side of the triangle taken in opposite order, that is head over head, will represent in magnitude and direction the vector sum or resultant of two given vectors। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है। पहला डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से चला, स्टार्ट अपन हमेशा ओरिजिन से कराएंगे। तो पहला डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर ड्यू ईस्ट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो क्या करेंगे, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट नेट डिस्प्लेसमेंट और द वेक्टर सम ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। तो भाई ये तो हमारा जाना पहचाना ट्रायंगल है, 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री। सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल, उससे बड़ी साइड 4 मीटर के सामने उससे बड़ा एंगल 53 डिग्री, और सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल। ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो हम ग्राफिकली एक स्केल चूज़ किए, उसके अकॉर्डिंग ये 4 मीटर थोड़ा बड़ा बनाया, 3 मीटर थोड़ा छोटा बनाया, और स्केल से अपन ने इसको नाप लिया कि ये कितना आ रहा है। तो जैसे स्केल से इसका
वैल्यू 5 मीटर आ गया। फिर अपन ने ये एंगल भी मेज़र कर लिया कंपास से और फिर आंसर लिख दिया कि साहब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 5 मीटर एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट से नापा अपन ने एंगल, तो ईस्ट को बाद में लिखेंगे और किधर की तरफ नापा, नॉर्थ की तरफ। तो ये ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे आपने इन दो वेक्टर्स S1 और S2 का सम निकाल दिया। ये बन गया ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें दो वेक्टर का सम करने के लिए, ग्राफिकली सम करने के लिए ये मेथड यूज़ में आती है। अब दो से अधिक वेक्टर होते तो क्या करते, तो पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते। वो क्या होता है, तो वो देखिए, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन it is used to add n vectors, n may be equal to 2 also graphically। तो इसको समझिए कि मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा है S1, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है S2। उन सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को हम यहाँ इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि नेक्स्ट का टेल प्रीवियस के हेड पर आना चाहिए, नेक्स्ट यानी सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड पर आना चाहिए। देन लास्ट साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन will represent in magnitude and direction the vector sum of the given vectors। भाई ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ, यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो गया फाइनली, भले किसी भी रास्ते वो शिफ्ट हुआ हो। डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉइंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन। डिस्प्लेसमेंट तो इस इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन पर हुआ। तो इसको कैसे हम वर्ड्स में लॉ बना लें, रूल बना लें, पॉलीगॉन रूल। तो ऐसा कहा कि भाई 1 2 3 4 4 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 5 साइडेड पॉलीगॉन चाहिए। ट्रायंगल रूल में दो वेक्टर का सम करने के लिए 3 साइडेड पॉलीगॉन यानी ट्रायंगल चाहिए हुआ था। तो अगर n वेक्टर्स का सम करना होगा तो n+1 साइडेड पॉलीगॉन चाहिए होगा। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो लास्ट साइड इन अपोजिट ऑर्डर, हेड ओवर हेड, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नेट सम आ जाएगा। तो इसको वर्ड्स में ऐसे बोलते हैं कि n वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय n सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स n+1 टेकन इन ऑर्डर दैट इज टेल ऑफ नेक्स्ट ऑन हेड ऑफ प्रीवियस। Then last n+1 side of this polygon taken in opposite order will represent in magnitude and direction the vector sum of the given n vectors। ठीक है, दो वेक्टर का सम करेंगे, अगर n = 2 रख देंगे तो 3 साइडेड पॉलीगॉन की ज़रूरत पड़ेगी और ये ट्रायंगल रूल बन जाएगा। तो पॉलीगॉन रूल का ही एक कहना चाहिए पार्ट है, ये वो ट्रायंगल रूल बन जाता है। अब ये पॉलीगॉन तो आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। तो एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि मान लो इंडिया का मैप है। अब भाई मैं बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इंडियन मुझे थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में आइडिया है, आपको भी होगा। हाँ, ये राजस्थान, ये गुजरात पहुंच गए अपन, गुजरात पहुंच गए और फिर इसके ठीक नीचे यहाँ कन्याकुमारी पहुंचना है। तो ऐसे और फिर यहाँ से चेन्नई वेन्नई होते हुए कलकत्ता की तरफ और यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ नेपाल, फिर भूटान और फिर आगे 7 सिस्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। बढ़िया सा नहीं बना तो देख लेना भाई।
थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पर हाँ लग तो रहा है कि ये इंडिया जैसा है, ठीक है ना। अब श्रीलंका नहीं बना रहा मैं क्योंकि इंडिया है। अब देखिए साहब, यहाँ है बॉम्बे, यहाँ मान लीजिए पूना, यहाँ मान लीजिए दिल्ली, और यहाँ मान लीजिए पटना। तो एक ने कहा कि शी ट्रैवल्ड लाइक, बॉम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बॉम्बे से पटना। तो इसमें 3 वेक्टर का सम किया अपन ने, बॉम्बे से पूना, पूना से दिल्ली और दिल्ली से पटना। तो फोर्थ साइड of the polygon will represent in magnitude and direction the vector sum of the given 3 vectors। तो ये भी पॉलीगॉन है मेरे भाई। ऐसा बीच में खुला मैदान होना जरूरी नहीं है, ऐसा काटा कोटा होगा ना तो भी इसको पॉलीगॉन ही मानेंगे, और ये पॉलीगॉन रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब पॉलीगॉन रूल के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो पॉलीगॉन रूल पर एक क्वेश्चन देखिए, ए मैन walks 4 meter due east, then 4 meter due north, and finally 20 meter at 53 degree west of north. Find his नेट डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन बन गया। जब ग्राफिकली हम इसको पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से करने वाले हैं, एक ग्राफ पेपर मनी मन इमेजिन करो कि ये ग्राफ पेपर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस वगैरह उसमें बनी हुई हैं, और हमको एक स्केल चूज़ कर लेना है। तो 4 सेंटीमीटर अगर 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्केल वगैरह चूज़ करके मैंने यहाँ कहा कि साहब ये तो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट होगा। अब पहला डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ये हो गया 4 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ से चले ओ से। फिर 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो ये 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर उसके बाद 20 मीटर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब अब न तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है न वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो किधर जा रहा है? 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से जो बाद में बोला ना, वहाँ से एंगल नापना है 53 डिग्री वेस्ट की तरफ, ऐसा। ये एंगल है आपका 53 डिग्री और ये है 20 मीटर। तो O से गया A, फिर A से गया B और B से गया C और रुक गया। तो बताओ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये इनिशियल पोजीशन थी O, ये फाइनल पोजीशन है C, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन बना दो। तो ये OC उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 3, ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 2, ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 और ये नेट डिस्प्लेसमेंट। बन गया पॉलीगॉन। 3 वेक्टर का सम करना है तो 4 साइडेड पॉलीगॉन चाहिए।
अब इसमें स्टेप क्या रहती है कि जितने भी आपके डिस्प्लेसमेंट हैं उनको किसी ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पर लाओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल जितने बन सकते हैं बनाओ। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसका नाम रखा मैंने पी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। यहाँ से भी मैंने एक उधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रखा मैंने क्यू। ये भी ठीक है। मेरा इंटरेस्ट है डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो उसका लेंथ ओसी अगर मुझे पता पड़ जाए तो मैग्नीट्यूड पता पड़ जाएगा और ये एक एंगल पता पड़ जाए थीटा, तो मैं आंसर करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट इतना इतना मीटर है एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूँगा? ओसी मीटर एट थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। तो मुझे थीटा चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की, तो मैं इस ट्रायंगल में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल के सब साइड्स चाहिए मुझे और बेस मिल जाए, परपेंडिकुलर मिल जाए तो थीटा भी निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज भी निकल जाएगी पाइथागोरस लगा के। तो इस ट्रायंगल में ये 20 पता है, ये 53 पता है, तो ये कितना होगा? ये होगा 20 साइन 53 मतलब 16 मीटर। और ये होगा 20 cos 53 मतलब 12 मीटर। फाइन। तो मुझे ये निकालना है, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? ट्रायंगल OPC में। इसमें मेरे दोनों आंसर छुपे हुए हैं। तो अगर ये 12 है और ये 4 है तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। और ये कितना होगा? OP बेस, तो वो पूरा 16 है, उसमें से ये 4 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 12 मीटर बचेगा। ये पूरा 16 है, उसमें से ये 4 मीटर सब्ट्रैक्ट करा तो ये 12 बचा। तो अगर ये 12 है, ये 16 है, तो पाइथागोरस क्या बोलता कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। इससे हमें क्या मिला? OC इज इक्वल टू 20 मीटर। दूसरी बात, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कितना आया? 53 डिग्री। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा आंसर क्या आएगा? 20 मीटर एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ऐसा एक ग्राफिकल मेथड है, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे चलकर हम मैथमेटिकल मेथड भी पढ़ेंगे और वो ज़्यादा कंफर्टेबल हमें लगेंगी तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। पर हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं जो मैथमेटिकल मेथड से ना होकर ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो आपको ये ग्राफिकल मेथड, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD is a quadrilateral मतलब 4 साइडेड पॉलीगॉन। फोर्सेस BA CD BC and DA act
on a particle find net force on it, या ऑब्जेक्टिव बनाना है तो यहाँ पे देन कर दो, देन नेट फोर्स ऑन इट विल बी, और 4 ऑप्शन बना दो 1 2 3 4। मैंने बनाया 2 AB 2 BC 2 BA और नन ऑफ द अबव। तो ये 4 आंसर भी दे दिए। अब क्या करेंगे, तो अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ABCD 4 साइड है उसकी, ABCD ABCD और A, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा 4 साइडेड पॉलीगॉन है। जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है BA, मतलब B पर तो है टेल और A पर है हेड, BA वेक्टर ये हो गया। दूसरा है CD, C से D की तरफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इस साइड से रिप्रेजेंट हो रही है। BC, तो ये हो गया BC, और चौथा है DA, तो ये है DA। इस प्रकार 4 फोर्सेस आर एक्टिंग। जैसे कि मान लो वो पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है, तो एक तो BA, मतलब ऐसा लग रहा है BA के पैरेलल लगाओ, एक फोर्स लग रहा है BC के अलोंग, एक लग रहा है CD के अलोंग, और एक लग रहा है DA के अलोंग। समझ गए बात को? ये BA वाला है, ये BC वाला फोर्स है, ये CD वाला फोर्स है, और ये DA वाला फोर्स है। तो बताओ इस पार्टिकल का क्या होगा? इस पार्टिकल पे नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो ग्राफिकल मेथड से, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन इसको कर रहे हैं। तो इन 4 फोर्सेस को अपन ने यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। अब इनका वेक्टर सम बताना है। नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स होगा BA प्लस CD प्लस BC प्लस DA, इन चारों का सम क्या आएगा? तो पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि भाई ये वाले 3 का सम ये आएगा, इसका, इसका और इसका सम क्या आने वाला है? ये आने वाला है, हाँ कि ना? ये तीनों का सम कौन कौन? BC, CD और DA का सम क्या आने वाला है? BA, और एक BA और लग रहा है। तो बताओ टोटल फोर्स इन सब का वेक्टर सम कितना होगा? 2BA हो जाएगा। डायरेक्शन उसकी BA के अलॉन्ग होगा और मैग्नीट्यूड BA से डबल हो जाएगा, ये मतलब कहने का। तो ये ग्राफिकल मेथड से ही बनेगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब कुछ वेक्टर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। पहला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is unity, मतलब 1. It is unitless
चर्च का गेट है लेकिन चर्च है लापता, तो यूनिट वेक्टर है लेकिन यूनिट लेस है। देखते हैं कैसे। एंड इट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ओनली। तो मैंने इसको मैथमेटिकली पहले डिफाइन किया। मैथमेटिकली ए यूनिट वेक्टर ए कैप, इसको अपन ऐसे कैप से शो करते हैं, कैप लगा देते हैं ऊपर ऐसा उल्टा भी, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर ए along vector A is defined as A cap is equal to vector A upon magnitude of A। मैथमेटिकल डेफिनेशन एग्जाम्पल देकर समझाओ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि जो मेरा वेक्टर A है, ये है एक डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर और डायरेक्शन होगी ड्यू ईस्ट। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना है, तो मैं वेक्टर ए लिखूँगा 5 मीटर ड्यू ईस्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए 5 मीटर। तो 5 मीटर से 5 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? ड्यू ईस्ट। तो इसकी 5 वन ज़ा 5, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गई और डायरेक्शन शो करने के काम आ रहा है, यूनिट लेस हो गया ये। तो हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। ये अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे कैप है अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड के कैप है अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, या जेड एक्सिस कह लो, वाई एक्सिस कह लो, एक्स एक्सिस कह लो। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप इस प्रकार से एक्स, वाई और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो कि यहाँ ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको मैं लिखूँगा 5 मीटर और अलोंग एक्स एक्सिस को मैं आई कैप लगा दूंगा। और इसको ज़्यादा सुंदर लिखना है तो अपन लिखेंगे यूनिट आखिरी में दी जाती है, यूनिट आखिरी में दी जाती है, तो 5 आई कैप मीटर, इस तरीके से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो आई कैप क्या शो करेगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस प्रकार हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो इसको हम ओ, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है 0, डायरेक्शन जो है वो होती है नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
क्यों? क्योंकि इस को जब अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, तो एरो की लेंथ क्या लेंगे? 0, मतलब टेल और हेड कोइंसाइड कर जाएगा। तो आपसे डायरेक्शन पूछेंगे तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन टेल से हेड की तरफ होती है, तो इसमें तो टेल और हेड कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। एंड इट हैज़ यूनिट्स। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आज सुबह उठकर ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन पाथ पर गया और फिर वहाँ 2 मिनट ठहर कर 2 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन पाथ पर वापस घर आया। तो पहले मैं गया ईस्टवर्ड और फिर मैं लौटा वेस्टवर्ड। ये मेरे 2 डिस्प्लेसमेंट हैं और मैं कहाँ आ गया? वापस अपने घर पे। तो बताओ इन दोनों वेक्टर्स का मैं सम करूँगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? तो आप कहेंगे कि 0, जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए। अब देखिए, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और इक्वेटेड विथ वन अनदर। तो ये 2 वेक्टर का सम एक वेक्टर ही आएगा, 2 वेक्टर का सम एक वेक्टर ही आएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर या किलोमीटर। तो ये O क्या है? ये है 0 किलोमीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 किलोमीटर कि 0 न्यूटन कि 0 मीटर पर सेकेंड। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट है 0 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपन किलोमीटर या मीटर में नापते हैं। तो इसकी यूनिट भी होती है, इसकी डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होता है। तो इसको हम कहते हैं नल वेक्टर या 0 वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल मतलब इक्वल, नो मीन्स नो, इक्वल मीन्स इक्वल, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट मीन्स दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये प्रॉपर्टी हैं तो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। मतलब if two vectors have same magnitude, same direction and represent same physical quantity, they are called equal vectors. Very simple definition. इसके अपोजिट इक्वल वेक्टर के साथ एक और चीज़ हम देख रहे हैं, ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसमें क्या होगा? जैसे इक्वल वेक्टर में तो सब कुछ इक्वल है ना, अपोजिट वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो इफ टू वेक्टर्स हैव नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड, opposite direction and represent same physical quantity, they are called opposite या negative vectors. Then are called opposite vectors.
तो इक्वल वेक्टर मैंने दो लिए, ए एंड बी, ठीक है ना। और यहाँ मैंने लिखा ये है सी, तो ये है डी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, ऐसा लिखूंगा। तो सोचो कि अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूं तो ए में से जब मैं बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। यहाँ सी जो है डी के इक्वल नहीं है, ऐसा है, सी इक्वल टू माइनस डी, नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मतलब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, मतलब डी को मैंने ट्रांसफ़र किया तो क्या बचेगा यहाँ, नल वेक्टर। जैसे मैंने अभी केस लिया था ना कि मैं सुबह 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट गया, फिर 2 किलोमीटर ड्यू वेस्ट लौटा, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर्स। तो इन दोनों का जब अपन ने सम किया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, 0, जहाँ से चले आप वहीं पर पहुँच गए। तो इस तरह की सिचुएशन में नल वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमने नल वेक्टर को अलग से डिफाइन करके पहले ही रख लिया कि भाई 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको फिर, ठीक है। अब मैं वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी कहती है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब ए प्लस बी में आप सी ऐड करो या बी प्लस सी में ए को ऐड करो, एक ही बात है। तीसरा कि अगर मैं वेक्टर ए में नल वेक्टर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। चौथी बात, वेक्टर ए में से वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये नल वेक्टर आएगा, वेरी सिंपल। पांचवी बात, मल्टीप्लिकेशन of a vector with स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अगर करते हैं अपन तो क्या आएगा। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, उसमें मैंने मल्टीप्लाई करा स्केलर नंबर के से, तो ये एक वेक्टर आएगा, तो ये एक वेक्टर आएगा। तो इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर रिजल्ट्स इनटू ए वेक्टर एंड magnitude of this new vector will be mod k times this magnitude of vector A. समझना, magnitude is always positive quantity, k can be negative also. तो मैंने कहा कि मेरा वेक्टर A है 5 मीटर ड्यू ईस्ट, ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आज सुबह मैं चला ईस्टवर्ड कितना 5 मीटर, नेक्स्ट डे मैं चला उससे डबल, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया वेक्टर आ जाएगा और वो क्या होगा 10 मीटर ड्यू ईस्ट। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है ना
4 डबल हो गया। पर अगर हम कहें कि नहीं, नेक्स्ट डे आप चले 10 मीटर ड्यू वेस्ट, सी क्या है 10 मीटर ड्यू वेस्ट, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि सी इज़ मैग्नीट्यूड में तो डबल है ए का, पर डायरेक्शन में अपोजिट है इसलिए माइनस लगा दो। तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 मीटर है कि नहीं। तो ये मॉड ऑफ -2 और ए का मैग्नीट्यूड कितना था 5 मीटर। तो इस प्रकार से पॉजिटिव 10 मीटर लाना है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब अगर k इक्वल टू 1 हो जाए तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, k इक्वल टू 1 हो जाए तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, k इक्वल टू 0 हो जाए तो ये b नल वेक्टर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अलग से यहाँ उसके लिए कि अगर k इक्वल टू +1 हो जाए तो b इक्वल टू a इक्वल वेक्टर हो जाएंगे ये, और k इक्वल टू -1 हो जाए तो ये अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव ऑफ ईच अदर हो जाएंगे, और k अगर 0 हो जाए तो b जो है वो नल वेक्टर हो जाएगा। ऐसा इसका इम्प्लीकेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो ये है सम वेक्टर प्रॉपर्टीज। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमेशा 0 और पाई के बीच में ही होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज smaller of the angles between two vectors when they are placed tail to tail or head over head by shifting either of the vectors parallel to itself if needed। मतलब पहले से अगर वो रखें टेल टू टेल तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको एक वेक्टर को अपने खुद के पैरेलल शिफ्ट करना है तब तक जब तक कि उनका अरेंजमेंट इस प्रकार ना हो जाए कि वो टेल से टेल उनकी कोइंसाइड हो जाए या हेड से हेड कोइंसाइड हो जाए। और डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के बीच में एंगल है ये, दो वेक्टर के बीच में एंगल है ये, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो आप वेक्टर को। जैसे कि एक वेक्टर है यहाँ ये A है, एक वेक्टर है यहाँ ये B है, तो आप इसको टेल टू टेल करना चाहते हैं तो B को इसके पैरेलल शिफ्ट करके इस प्रकार यहाँ ले आइए, तो आपको दो एंगल दिखेंगे, एक छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो आंसर हमारा कौन सा आने वाला है, छोटा वाला, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द angles between two vectors when they are placed tail to tail or head over head by shifting either of the vectors parallel to itself if needed। तो आप चाहो तो इसको शिफ्ट करके पैरेलली यहाँ हेड ओवर हेड भी सेट कर सकते हो। ये अपना बी वेक्टर अपन यहाँ ले आए, तो जब आंसर अपना ये आने वाला है तो फिर ये भी तो वही एंगल है,
यहाँ हेड ओवर हेड शिफ्ट करने के बाद, हेड ओवर हेड लाने के बाद आपको फिर दो एंगल दिखेंगे, एक ये वाला छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये छोटा वाला थीटा। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, अल्टरनेट एंगल है। तो या तो हेड ओवर हेड या टेल ओवर टेल उनको सेट करना है और फिर देखना है कि छोटा वाला एंगल कितना है। तो देखो, अगर मान लो कि मैं दो वेक्टर के बीच में एंगल की बात करूं, ये एंगल कितना है, तो साहब कहा तो 170 है। 190 नहीं कहेंगे, 170 डिग्री। और बड़ा करो एंगल को, तो ये 179 हमारा आंसर हो जाएगा। 181 नहीं होगा आंसर, 179। और बड़ा करो एंगल दो वेक्टर के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो सकता है, 180 डिग्री। पर अगर आपने कहा कि और बड़ा करो एंगल और ये आपने कर दिया 181, तो अब आंसर हो जाएगा 179 डिग्री, क्योंकि हमको दोनों में से छोटा वाला लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये 180। और कम से कम करना है तो इसको यूँ घुमा के वापस इधर ही ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन अगर वो शो कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और एंगल बढ़ाते जाओगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को अपन ने डिफाइन किया। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर का मतलब जो एक ही लाइन के अलाउंग एक्ट हो रहे हों, मतलब उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है। अब अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स या लूजली वी से देम पैरेलल वेक्टर्स। ये सही है, लाइक वेक्टर्स। और अगर मान लीजिए उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, मतलब अपोजिटली डायरेक्टेड है वो, तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। और लूजली हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इसका एक एग्जाम्पल है इक्वल वेक्टर्स। एक एग्जाम्पल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक अलग बात है। और एंटी पैरेलल का एक एग्जाम्पल है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर में तो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, अपोजिट वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, परंतु ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। लाइक वेक्टर्स में हमको जो रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ हमको थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि मैं ईस्टवर्ड जा रहा था, मेरी वेलोसिटी ईस्टवर्ड थी और हवा का फोर्स भी ईस्टवर्ड ही लग रहा था, तो ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, भले वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। और अनलाइक वेक्टर्स कैसे होंगे, अपोजिटली डायरेक्टेड, कि जब मैं ईस्टवर्ड जा रहा था तब हवा सामने से आ रही थी और मेरे पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही थी। तो अब ये वेलोसिटी एंड फोर्स वेक्टर कैसे हो गए, अनलाइक वेक्टर्स हो गए। तो इक्वल वेक्टर एक एग्जाम्पल है लाइक वेक्टर का, लेकिन लाइक वेक्टर या अनलाइक वेक्टर में सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, अच्छी बात है, तब वो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स तो हैं ही, ठीक। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए एक एग्जांपल लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा वो स्पेशल ट्रायंगल 3, 4, 5 वाला या 6, 8, 10 एक ही बात है,
रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा 53, ये 90, तो ये 37। ट्रायंगल का नाम ABC। राइट एंगल कहाँ है B पे। अब आपसे पूछा कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर AB एंड CA। फिर पूछा वेक्टर BC एंड CA, और फिर पूछा BA एंड AC। कैसे निकालेंगे? तो AB का मतलब क्या होता है? AB का मतलब क्या होता है? ऐसा A से B की तरफ। और CA का मतलब क्या होता है? C से A की तरफ। अब क्या ये हेड ओवर हेड या टेल ओवर टेल है? नो। तो क्या करूं मैं? तो मैंने इसको पीछे खसका दिया, BA की डायरेक्शन चेंज किए बिना उसको पीछे खसका दिया। तो ये हेड ओवर हेड हो गए, तो ये स्मॉलर ऑफ द एंगल, एक ये होगा एक ये बड़ा वाला होगा। तो ये कितना आ रहा है? तो ये है 53, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 53 मतलब 127 डिग्री। तो मेरा ये आंसर कितना आया? 127 डिग्री। समझ में आया कैसे करना है? या तो हेड ओवर हेड करो या टेल ओवर टेल करो, मर्जी आपकी। अगले में अपन टेल ओवर टेल करके देखते हैं। BC एंड CA, तो फिर से बनाओ। BC कहाँ है? ऐसा। एंड CA, ये CA ऐसा। अब क्या चाहते हो आप? साहब मैं टेल टू टेल करना चाहता हूँ। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 37 डिग्री। तो BC को थोड़ा आगे बढ़ा दो ना, तो ये एंगल हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा? 180 माइनस 37 इज इक्वल टू 143 डिग्री। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया 143 डिग्री। BA एंड AC, तो मैंने ये 37, BA कहाँ है? ऐसा। एंड AC कहाँ है? ऐसा। ठीक है ना? इनके बीच में एंगल निकालना है, BA एंड AC। तो मैं क्या करूँगा? ये यहाँ पे राइट एंगल है, ये 53 डिग्री है। तो मैंने BA को आगे बढ़ा दिया, BA को आगे बढ़ा दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं करी। तो एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? ये कितना? वही 180 माइनस 53, तो ये फिर आ गया 127 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुई बात, छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैंने आज लिस्ट आउट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगा पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन so that you can get notification whenever the video is uploaded. Thank you very much.